अभी खुला है, मैसेज दिखाओ। चलो, हम लोगों ने किस पेज तक किया था देखो तो पहले, और उसके बाद आगे करेंगे। आ जाओ, 25 तक होपफुली मैंने आपको शायद यहां तक करा दिया था। अब ये है, देखो और आप लोग इतना जो हड़बड़ा रहे हो ना कि हम लोग को तुरंत ही लीगल टर्म्स चाहिए, बेटा मैं ऐसे ही दे देती हूँ। फिर जो एक्सप्लेन किया था मैंने क्लास में, उसको बिना ऐड किए मैं आपको आज ही लीगल टर्म्स भेज देती हूँ। फिर अगर आपको थोड़ा भी सब्र नहीं है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं आज लीगल टर्म्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, और उसके बाद बैठ के उसमें जो भी आगे एक्सप्लेन करूं उसके साथ अपना नोट्स बना लेना। कहाँ आ रहा है? देखो एक बार डाउट डाल के, दिखाओ आया? देखो नहीं आ रहा है। देखो, चलिए 30 पेज तक हो गया था। अब आओ 31 नंबर पेज पे। चलिए, सबसे पहले मैरी वर्ड देखो। हमने मैरी का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की बात मैं कर रही हूं यहां पे, ठीक है। मैरी वर्ड ऐसा है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करोगे तो एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो टू आता है उसके साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। पैसिव वॉइस में टू आएगा, ये ध्यान रखना। यानी एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन टू लेगा, ठीक है। आप उसका देख लो। राम मैरिड सीता, सीता मैरिड राम, कुछ नहीं है। हालांकि पुराने जमाने की अगर इंग्लिश की बात करोगे ना आप लोग, तो पुराने जमाने में इंग्लिश में अगर आगे मैन का जिक्र है तब तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता था, लेकिन वुमन अगर आगे आती थी तो विद आता था, क्योंकि ये माना जाता था कि महिलाओं की शादी कर दी जाती है, पुरुष जो है शादी करते हैं, ये फीलिंग के साथ प्रेपोजिशन यूज किया जाता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में याद रखना, मैरी वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। लेकिन देखो यहाँ पे वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे पहचानोगे? बी का कोई ना कोई फॉर्म आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन टू लगता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन टू लगता है। अब आइए, किंग दशरथ मैरिड हिज सन टू सीता। आप कहोगे देखो किंग दशरथ मैरिड हिज सन, भाई हिज सन से उसने थोड़ी शादी की, अपने सन की शादी सीता से करवाई है। ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जहां पे कोई व्यक्ति शादी करता नहीं कराता है। उस सेंस में क्या हो रहा है? देखो आवाज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो देखो,
नहीं पंकज, इतने ज्यादा मेल आ गए हैं ना, इतने ज्यादा मेल्स आ गए हैं और फिर कॉल्स आ गए हैं कि मैम लीगल टर्म्स नहीं दे रही है। मैं आज रात में लोड कर दे रही हूँ, क्योंकि अब वो आंसर ABC जो मार्क किया वो ही दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग में पेशेंस नहीं है। मतलब यार इतना ज्यादा कॉल्स आने लगता है ना, जैसे लग रहा है कोई हमने पाप कर दिया है। ये जो आप लोग को बना के दे रही हूं ना ऊपर, इसके पहले पता है एक चीज सबसे अच्छा बताऊं, मेरा बैच 4 तक, बैच 4 क्या, बैच 5 के फर्स्ट चैप्टर तक कोई इश्यू नहीं आता था, किसी तरह का कोई इश्यू नहीं था। क्यों आती थी? मैं क्लास में ये सारे सेंटेंस लिखती थी, पढ़ाती थी, बच्चा को बोलती थी अब नोट करो, सब नोट करते थे और नोट करते थे। उसके बाद सब अपना आराम से नोट्स बना रहे हैं और सब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे जैसे लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया मैंने आपको सारा बना के देने से। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतनी जल्दी नहीं बन रही है, क्योंकि मैं भी जब से लॉकडाउन हुआ तब से स्मार्ट बोर्ड, वो भी लॉकडाउन के 1.5 महीने के बाद स्मार्ट बोर्ड आया है, करीबन अप्रैल एंड में आया है। यानी कि देखा जाए कायदे से तो मई से मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाना शुरू किया, मई जून जुलाई, कितना महीना हो गया, 3 महीने में इतना नोट्स तैयार किया मैंने। 16-17 घंटे काम कर रही हूँ, 6 बैच चल रहे हैं, आपके 3 बैच आज के रोज, कल 3 बैच दूसरे बैचेस चलते हैं, यानी 6 बैचेस का अरेंजमेंट मैं कर रही हूँ, रोज 3 बैच का। अब क्या है, इतना ज्यादा कंप्लेंट्स आ गया है ना कि KD लाइव की तरफ से मुझे मेल आ गया है कि आपने लीगल टर्म्स क्यों नहीं दिया अभी तक। कई हमारे पास ऐसे मेल्स आ गए हैं और हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं। मैंने कहा आज रात में भेज देती हूँ भाई, जितना है उतना भेज देती हूँ, ठीक है, उसी से पढ़ो, मैं भी बच जाऊंगी। यहाँ पे बेटा कॉजेटिव वर्ब नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कॉजेटिव वर्ब यूज नहीं किया है। सीधा है, दशरथ ने शादी नहीं किया, किंग दशरथ ने शादी किया नहीं, शादी कराया। हाँ, आपको वो फीलिंग पॉजिटिव का आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव वर्ब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिव वॉइस, हाँ देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई प्रेपोजिशन नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई प्रेपोजिशन नहीं। वॉस यानी बी के फॉर्म के साथ V3, तो 2 आ रहा है, ठीक है, देख लो। क्लियर? नेक्स्ट आओ, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन में जरा इसको ध्यान से देखो एक बार, उसके बाद कराती हूं। सुनो, चार्जर ले आओ, आ जाओ, देखो ध्यान से। मैंने कहा बॉर्न इन, बेटा बॉर्न इन दिल्ली, बॉर्न इन में, बॉर्न ऑन 17th, सॉरी बॉर्न ऑन 17th में है, यानी कि अगर बॉर्न इन की बात करें तो खाली बॉर्न इन नहीं होगा, फैमिली, बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है, बॉर्न इन दिल्ली, बॉर्न इन में, ठीक है। लेकिन डेट के साथ बात करेंगे तो बॉर्न ऑन हो जाएगा ना, अब डेट के साथ करोगे तो बॉर्न ऑन हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें ये कह सकती हूं कि सबसे पहले एटसेट्रा मत लगाओ, प्लेस एंड मंथ कर दो, है ना, फैमिली, प्लेस एंड मंथ कर दो, ठीक है। अब आओ, देखो ध्यान से, डेट, ये सब तो प्रेपोजिशन में पढ़ोगे आप, ऑन के साथ जो डेट आता है। बॉर्न ऑफ, पहले तो फैमिली में आ जाओ, बॉर्न इन अ रिच फैमिली। अब सुनो ध्यान से, पेरेंट्स के साथ और बॉर्न ऑफ क्या है, बहुत सारे बुक में दिया रहेगा से पैदा होना, बॉर्न ऑफ या बॉर्न टू, ऐसे नहीं है, ध्यान से सुनो। औलाद के रूप में किसी को पैदा होते हैं तो बॉर्न टू, क्या कहा मैंने, औलाद के रूप में किसी को पैदा होते हैं तो बॉर्न टू, इसका मतलब है बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, है ना, बॉर्न टू रिच मदर। देखो क्या था,
औलाद के रूप में किसी को पैदा होते हैं तो born to। और किसी चीज से नहीं आ रही आवाज, अरे क्या बात कर रहे हो? ठीक तो है आवाज, क्या प्रॉब्लम है? देखो तो, आवाज तो ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से। लेकिन मैंने क्या कहा, किसी चीज से उत्पन्न होना। जैसे मान लो गरीबी से जो परेशानी, समस्याएं, दुख, तकलीफ होती है, वो क्या होती है? गरीबी से उत्पन्न होती है। यानी अगर गरीबी है उससे बीमारियां भी उत्पन्न होगी। क्यों बीमारियां उत्पन्न होगी? भाई जब छोटा मोटा चीज होता है ना, उसका इलाज नहीं करा पाते, तो कहते हैं जब गरीबी आती है ना, तो बीमारियां, दुख, तकलीफ, समस्याएं, ये सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। तो क्या हुआ? बॉर्न ऑफ पॉवर्टी। देखो, यानी से उत्पन्न होना, बॉर्न ऑफ क्या हो गया बेटा? आवाज तो आ रही है ना। और किसी व्यक्ति को बच्चा पैदा होना, बॉर्न टू। देखो कोई इश्यू? क्लियर? समझ में आ रहा है? इस पेज में कोई इश्यू है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़ूं। नहीं बेटा, मेरा साउंड म्यूट नहीं है, मेरा साउंड म्यूट बिल्कुल नहीं है। क्या हो गया यार? आप लोग अपना साउंड म्यूट होकर तो नहीं बैठे हुए हो? क्लियर? मेरा कोई साउंड म्यूट नहीं, यहां से समझ में आ रहा है? देखो पूरा साउंड है। इस पेज में कोई इश्यू है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़ूं। नहीं बेटा, मेरा साउंड म्यूट नहीं है। चलिए आगे देखो। देखो इस पेज को देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सुनो, नीड ऑफ और नीड फॉर। ध्यान से सुनना, नीड का मतलब तो जरूरत होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? नीड ऑफ का मतलब होता है कि आपके पास है नहीं, और नीड फॉर का मतलब है लेकिन और ज्यादा की जरूरत है। नीड ऑफ का मतलब आपके पास है नहीं, और नीड फॉर का मतलब कि ठीक है ज्यादा कुछ जरूरत है। जैसे द पुअर मैन इज इन नीड ऑफ वार्म क्लोथ्स, यानी जो गरीब आदमी था उसे वार्म यानी कि गर्म कपड़ों की जरूरत थी। नीड ऑफ वार्म क्लोथ्स, ठीक है। नीड फॉर क्या है? देयर वॉज अ नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, सो वी गूगल्ड इट, यानी कि थोड़ा और फर्दर मतलब और अधिक एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, इसलिए हमने गूगल किया, गूगल में उसे खोजा। इसका मतलब है कि अगर इस गरीब आदमी की बात करोगे तो उसके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, और नीड फॉर हमें कुछ एडिशनल की जरूरत थी। देख लो, क्लियर? नेक्स्ट आओ, जरा इसको देखो एक मिनट के लिए। हो गया? नेक्स्ट सुनो, ध्यान से देखना इसमें। की टू एंड की ऑफ। अगर मैं कहूं मेहनत सफलता की कुंजी है, कुंजी का मतलब चाबी होता है, तो क्या आपको यहां पे कोई ऐसे एक चाबी जैसा कुछ दिख रहा है क्या?
कि चाबी होगा जिससे मैं ऐसे खोल रही हूं और अंदर बाहर निकल आएगा सफलता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यानी वो एक रियल की नहीं हो के एक वर्चुअल की है। वर्चुअल की है तो की टू सक्सेस हुआ, देखो। लेकिन अगर मैं रियल की है जिससे अलमीरा खोलने की बात कर रही हूं तो द की ऑफ माई अलमीरा है, देखो अलमारी का की मांग रहे हैं, है ना। और हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यहां पे एक वर्चुअल की है कि हम हार्ड वर्क जो है उससे हम सफलता की कुंजी है, यानी जब खोलते हैं हार्ड वर्क से तो सफलता बाहर निकलती है। लेकिन वहां पे कोई ऐसा रियल की जिसको आप छू के महसूस करके जिससे चाबी खोल सकते हो, ताला खोल सकते हो, वो नहीं है। इसीलिए जहां पे आभासीय की है वहां पे की टू, जहां पे वास्तविक की है वहां पे की ऑफ। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर? नेक्स्ट करो तो देखो एक बार, 1 मिनट के लिए पहले देखो इसको। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनना। बीमारी और भूख से मरना, बीमारी और भूख से मरना ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मर गया। भूख से मर गया, ही डाइड ऑफ हंगर। ठीक है, नेक्स्ट। एग्जॉशन का मतलब होता है थकावट। ठीक है, ही डाइड फ्रॉम एग्जॉशन मतलब थकावट से मर गया। ठीक है, नेक्स्ट। ही डाइड इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। इसका मतलब है जिस समय, जैसे इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, है ना, उसी समय उसको असैसिनेट कर दिया गया, तो क्या कहेंगे उसमें कहेंगे शी डाइड इन हार्नेस, यानी कि टू डाई वाइल इन सर्विस, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। ठीक है, अब मैं कहूं के लिए मरना, भाई सोल्जर्स देश के लिए मर जाते हैं। एंड ही वॉज किल्ड, बेटा यहां डाई नहीं है, देखो किल्ड है। क्यों है ऐसा भाई? अगर मैं कहूं ही डाइड इन दिल्ली तो प्लेस के लिए दिल्ली लगा दिए, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें ये कहूं कि भाई यहां पे किल्ड क्यों लगाया, डाई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अननेचुरल जिस समय आपको थोड़ा खून ऊन जैसा दिखे तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे हम यूज करते हैं डाई इन। इसका मतलब हुआ किल्ड इन, ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। अगर इसकी बात करोगे डाई इन, जैसे मैं कहूं ही डाइड इन दिल्ली, प्लेस में मरा है, कहीं पर मर गया तो ही डाइड इन दिल्ली। देखो उसका कोई एग्जाम्पल नहीं था इसलिए मैंने दे दिया। लेकिन आता कौन सा है? आता है सिर्फ डाई फ्रॉम एंड डाई ऑफ एंड डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस तो ईडियम्स एंड फ्रेज में आता है, जनरली उसका मीनिंग पूछता है। ठीक है, क्लियर? देखो कोई प्रॉब्लम? बताओ, इस पेज में देख लो तो, when the death is unnatural we use kill। अब कई लोग कहते हैं मैम किल का मतलब तो हत्या करना हुआ, किल का मतलब हत्या करना भी है। अगर मैं कहूंगी he was killed in an air crash, he was killed in a road accident, ये कहेंगे। ठीक है, वहां पे डाई नहीं हो सकता।
हो गया? देखो, फिफ्थ में क्या आएगा? 4 आ सकता है। ओके, अरे ये तो गलत वर्ड है, 4 आना चाहिए था। यहां तो गलत टाइप हुआ है, 4 आना चाहिए था। सोल्जर्स डाई फॉर देयर मदरलैंड होगा, 4 आएगा। ठीक है, फ्रॉम नहीं आएगा, 4 आएगा ऊपर। ठीक है ना, ऊपर तो 4 है, के लिए मरना। क्लियर? नेक्स्ट आओ, डिसएग्री होना, डिफर विथ। जैसे कि इस मुद्दे पर मैं आपसे असहमत हूं, आई डिफर विथ यू ऑन दिस इश्यू। लेकिन अगर मैं कहूं बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से भिन्न है, तो मैं कहूंगी एम्फीबियंस, यानी कि जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, वो उभयचर होते हैं। डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, वो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स से बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए अलग होते हैं देखने में और अपने बॉडी फंक्शंस में और बहुत सारी चीजों में। तो डिफर फ्रॉम यानी डिफरेंट फ्रॉम इज डिफर फ्रॉम। और असहमत होना, आई डोंट एग्री विथ यू, तो डिफर विथ, है ना। डिसएग्री तो डिफर विथ। चलो इसको देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बारीक चीजें हैं, ध्यान रखना। हो गया? पीपल डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन। बेटा ड्यू टू तो जानते हो तब यूज करते ना जब हमें पता नहीं होता है कौन सा एग्जैक्ट प्रपोजिशन यूज करना है। ध्यान से सुनना, कंपेयर करना का मतलब तुलना करना। जब सिमिलर चीजों की तुलना की जाती है ना, जैसे जियो का सर्विस और एयरटेल की सर्विस की बात की जाए, ठीक है, जैसे इस रेस्टोरेंट के फूड का कंपैरिजन उस रेस्टोरेंट के फूड से बात की जाए, जैसे ग्रामर का कंटेंट्स, वही नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब मेरे बुक में होगा, दूसरे बुक में भी नाउन प्रोनाउन होगा, चाहे कंटेंट्स कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन है तो सिमिलर चीज है ना, दोनों ग्रामर की किताब है। इसका मतलब सिमिलर चीजों में कंपेयर की जाए, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है उसमें हम विथ लगाते हैं। लेकिन एकदम एग्जैक्टली अलग अलग दो चीजों का कंपैरिजन की जाए, जैसे कहते हैं जिंदगी एक रंगमंच है या जिंदगी की एक जर्नी है ना, अगर ऐसा कंपैरिजन की जाए तो टू लगता है। देखो, कंपेयर टू और कंपेयर विथ, देख लो, ये सब बहुत बारीक चीजें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए। ठीक है, अब इसको समझो, फिर मैं समझाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ये। हो गया? नेक्स्ट देखो,
याद रखना, एक बहुत कंफ्यूजिंग सा पोर्शन है, और वो पोर्शन इसलिए कंफ्यूजिंग है ना क्योंकि हमें इसका डिफरेंस समझ में नहीं आता। मैं नहीं जानती हूँ ये क्या बना दिया है, कुछ भी बना दिया है सही। मान लो ये मेरा क्लास का ड्यूरेशन है ना। इसके शुरुआत में मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और इसके एंड में मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, कोई भी बैच का, कोई भी चैप्टर का। यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन and at the end of the chapter we solve certain questions। मतलब देखो, जैसे किसी की मूविंग में कोई मूवी जाता है, कहता है दे प्ले नेशनल एंथम, दे प्ले नेशनल एंथम एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग, है ना, नेशनल एंथम एट द बिगिनिंग। और फाइनल सेमेस्टर के बाद क्या होता है, वी हैव ए फेयरवेल पार्टी एट द एंड ऑफ अवर फाइनल सेमेस्टर। देख लो, राइट। इसका मतलब है कि शुरुआत में और अंत में, जैसे मैंने अपने क्लास के एंड की बात की, मूवी के शुरुआत में देखो, ठीक है, और फाइनल सेमेस्टर के बाद, साल मतलब उस एकेडमिक ईयर के एंड में। एवरीथिंग सीम्स गुड इन द बिगिनिंग। जैसे कई रिलेशन होते हैं, शादी होती है, तरुण को क्या प्रॉब्लम है देखो तो, कई शादी होती है, या फिर शादी की बात करें या हम लोग रिलेशन की बात करें, शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इनिशियली का मतलब होता है बेटा इन द बिगिनिंग, शुरू में। और कहते हैं अंततः सच की जीत होती है। बेटा अंततः का मतलब क्या हुआ? किसी चीज के अंत में नहीं, अंततः यानी अल्टीमेटली। इसका मतलब देखो ध्यान से, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है इन द बिगिनिंग और सच जीतता है इन द एंड। देखो मतलब समझो, एकेडमिक ईयर की शुरुआत में एट द बिगिनिंग, एकेडमिक ईयर के एंड में एट द एंड, किसी मूवी के शुरुआत में एट द बिगिनिंग, मूवी के एंड में एट द एंड, मेरे क्लास के शुरुआत में एट द बिगिनिंग, क्लास के एंड में एट द एंड। लेकिन अगर मैं कहूं शुरू में, तो किसी चीज की शुरुआत की बात नहीं कर रहे हैं, और अंततः तो किसी चीज के एंड की बात भी नहीं कर रहे हैं। अंततः का मतलब हुआ अल्टीमेटली, वहां पे तो वहां पे इन द एंड होगा, और शुरू में तो इन द बिगिनिंग। ठीक है। अब कहोगे नहीं मैम ऐसे कहो रिश्ते की शुरुआत में, तब मैं कहूं कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशन। ठीक है ना। लेकिन सच की जीत किसके होती है, कब होती है भाई? किसी चीज के अंत में नहीं होती है, बल्कि अंततः तो सच की जीत होती है, ये कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो तो ध्यान से।